नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, हक और बातिल की ये जंग और भी ज्यादा संजीदा मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि 25,000 मासूम फिलिस्तीनियों का हत्यारा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ क्या होगा। कल इंटरनेशनल कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। कल जुमे का दिन है। कल बहुत बड़ा दिन है। फिलिस्तीन की लड़ी जा रही इस आजादी की लड़ाई में इंटरनेशनल कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, ये देखने वाला होगा। और इसी के साथ गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों कि जिस तरह से सिर्फ 12 दिनों में ये फैसला कल दुनिया के सामने रख दिया जाएगा, ये इतिहास के पन्नों में पहली बार होने जा रहा है। सालों साल चलते आ रहे केसों में सिर्फ 12 दिनों में कल हत्यारे बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर फैसला आने वाला है। और इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए दोस्तों कि तमाम मुल्क जो समझते हैं आजादी की बीच का वो फर्क, जो इजराइल आतंकी देश होकर मक्कारियां कर रहा है। कल लेबनान के भी जजेस वहां होंगे तो वहां भारतीय जजेस भी होंगे। इंटरनेशनल कोर्ट में तमाम लोग वहां होंगे, तमाम वकील वहां होंगे। पूरी दुनिया की नजर इंटरनेशनल कोर्ट पे होगी। और बार बार हम कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की इस पहल को हम 1000 बार सलाम करेंगे, क्योंकि यही बताता है कि हक और बातिल की इस लड़ाई में कौन कहां खड़ा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पल पल न्यूज के एडिटर नदीम अकरम, जिनसे हम हर पहलू पर बात करेंगे। कल क्या कुछ होने जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि हमने सालों साल चलते केसेस को देखा है। उन केसेस में ये अलग केस इसलिए भी है कि महज 12 दिन की सुनवाई के बाद कल हत्यारे नेतन्याहू के ऊपर फैसला आना है। खुशबू, अगर बात की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ इजरायली देश का प्रधानमंत्री नहीं है, और दुनिया भर में यह सिद्ध साबित हो चुका है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री होने के साथ साथ 25,000 मजलूम लोगों का हत्यारा भी है। और जो कुछ भी गज्जा की सरजमी के अंदर किया गया है इजराइल द्वारा, वो एक आतंकवाद है और दुनिया ये मान भी चुकी है। और इजराइल का जो लगातार नरसंहार था, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट बारीकी से नजर बना करके रखा हुआ था जंग में कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट में ये मामला चलता है, दलीलें रखी जाती हैं, और उस दलील के बावजूद भी लगातार हमले जो हैं इजराइल ने रोके नहीं है। हर दिन जो है गज्जा की सरजमी पर खासतौर पर 100-150 लोग जो हैं रोजाना शहीद किए जा रहे हैं, और इतनी ही तादाद में इजरायली सैनिक भी गज्जा की सरजमी पर मर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो बारीकी से देखा, जहां यह था कि सालों साल गुजर जाते हैं, क्योंकि 11-12 जनवरी को ही सुनवाई हुई, और 11-12 जनवरी की सुनवाई के दौरान पहले 11 जनवरी को अपनी दलीलें जो हैं वो रखी गई साउथ अफ्रीका की तरफ से, और 12 जनवरी को जो दलीलें हैं वो रखी गई इजराइल की तरफ से, जहां पहले ही दिन पर पलड़ा भारी हो चुका था, क्योंकि साफ तौर पर आर्ग्यूमेंट था ये जो फैसला है, ये जो दलीलें कोर्ट के अंदर चली, वो इजराइल या गज्जा को लेकर के नहीं है। जहां वो अपने आप को इनोसेंट बता रहा था इजराइल के, भाई मैं मजलूम हूं, आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, आप तो आतंकी हमास का साथ दे रहे हैं। यहां हमास के आतंकी को लेकर के कोई फैसला नहीं आ रहा है, यहां फैसला आ रहा है जेनोसाइड को लेकर के, जो कि कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश इजराइल द्वारा की गई। पर यहां जजों ने बारीकी से इस चीज को देखा, और साफ तौर पर साउथ अफ्रीका की तरफ से जो वकील थी अदिला हाशिम, उन्होंने ये खुल करके साबित भी किया कोर्ट के अंदर कि आप कहते हैं कि आपने आत्मरक्षा में ये काम किया,
अगर आपको आत्मरक्षा में काम करना तो आप सीधे सीधे जो है हमास से जंग लड़ते, पर आपने 25,000 मजलूम लोगों को शहीद कर दिया और उन 25,000 में आपने 12,000 बच्चों को शहीद किया गया, 7,000 महिलाओं को शहीद किया, और जो संख्या है वो लोगों के सामने है। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आप एक हठधर्मी जो होती है ना, कि मैं मार भी रहा हूं, मैं आवाज भी नहीं आने दूंगा और मैं ढिठाई से खड़ा रहूंगा कि भैया मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जब बिगाड़ने वाली नीति आएगी कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट में वो 15 जजेस हैं जिन्होंने ये बता दिया कि बेटा सालों साल लग जाते हैं, पर तुमने जो आतंकवाद किया है, तुमने जो नरसंहार किया है, उसका फैसला 12 दिन बाद यानी कि कल जुम्मे के दिन किया जाएगा। जो चीजें लगातार देखने को मिली हैं, क्योंकि दलीलों के दौरान भी साउथ अफ्रीका जो है हर जगह भारी रहा, क्योंकि दुनिया जो है साउथ अफ्रीका के कदम को सलाम कर रही है। और कुछ वीडियो ऐसे खास तौर पर आए कि मतलब आपकी जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाए देख करके, जब साउथ अफ्रीका के जो वकील थे वो अपने देश में गए, जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस मिनिस्टर खुद कोर्ट में मौजूद थे वो बाहर गए, जब अपने देश पहुंचे तो लोग उनको गले लगा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं कि आपने जो कर दिया है उसको कोई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लोग उनके माथों को चूम रहे हैं कि आपने जो कहा वो एक एक बात सही थी, और ये साबित कर दिया साउथ अफ्रीका ने कि ये नरसंहार सिर्फ गजा के लोगों को खत्म करने के लिए किया गया है, क्योंकि कई हजार गूंगे बमों का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि हम लगातार जंग के दौरान देखते हैं या कहीं भी कोई मिसाइल लॉन्च की जाए या बम दागे जाए, तो जैसे ही उसे लॉन्च किया जाता है वो बड़ा शोर करता है ताकि लोगों को पता चलता है। पर गूंगे बम ये कि वो बिना शोर किए हुए सीधे सीधे हॉस्पिटल्स के ऊपर गिराए गए, जहां तकरीबन 600 से ज़्यादा हॉस्पिटल ख़त्म कर दिए गए, 2000 से ज़्यादा स्कूल ख़त्म कर दिए गए, और तो और 1000 से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। आप तो जंग लड़ने चले थे हमास के खिलाफ, पर 25,000 लोगों ने क्या बिगाड़ा था? हम 25,000 लोगों की तो बात कर रहे हैं खुशबू, 70,000 से ज्यादा लोग घायल हैं गजा की सरजमीन पर, तकरीबन 1 लाख के आसपास ये संख्या पहुंच रही है। और 1 लाख में तकरीबन गजा की सरजमीन की बात की जाए तो 20 से 25 लाख की आबादी वाला देश शहर है, और 20 से 25 फिलिस्तीनी, 20 से 25 लाख जो फिलिस्तीनी वहां मौजूद है, उसे लगा वो जाएगा सबको खत्म कर देगा, जो बचेंगे उन्हें इजिप्ट रख लेगा, उसे तुर्की रख लेगा, उसे सऊदी रख लेगा, उसे जॉर्डन रख लेगा। पर यहां ये चीजें कामयाब नहीं हुई, क्योंकि कई मोर्चे भी खुले और ये चीजें साफ तौर पर देखने को मिली है। और इसी के चलते जो है इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला लिया कि कल वो फैसला सुनाएगा, और बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानी आज रात के लिए बढ़ा दी है। आज रात के लिए बढ़ा दी। नदीम, इस सवालों के बीच एक सवाल हम बारीकी से जिस पर हमने नजर बनाई हुई है वो ये है कि अमेरिका बड़ा बौखलाया हुआ है इस पूरे कल के फैसले को लेकर, कैसे देखा और समझा जाए? खुशबू, अमेरिका की बौखलाहट साफ तौर पर देखने को इसलिए भी बन रही है क्योंकि अगर आप बात करें कि इंटरनेशनल कोर्ट की, आप बात करें यूएन की, और जितनी भी आप यूएनएचआरसी और जितनी भी दलीलें आप बड़े बड़े संगठन देखते हैं, उसका सर्वोसर्वा जो है वो अमेरिका है। और अमेरिका का पूरा प्रेशर था कि इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाए नहीं, जो भी देश, क्योंकि ये हिम्मत निंदा संगठन नहीं दिखा पाया। निंदा संगठन कठपुतली है, ये पूरी दुनिया में जग जाहिर हो गया। जो काम मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ तो एक मुस्लिम देश को आगे आना था, वो नहीं आया। पर जब दुनिया भर की तमाम चीजें साउथ अफ्रीका ने नोटिस कर ली, सब चीजें देख ली, और साउथ अफ्रीका ने खुद ये फैसला लिया कि भाई हम इजराइल के खिलाफ उसके इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। और जब साउथ अफ्रीका ने ये खुलकर के फैसला ले लिया तो तमाम तरीके से प्रेशर बिल्ड किया गया कि साउथ अफ्रीका ना जाए, पर साउथ अफ्रीका अड़ गया। उसने साफ तौर पर ठाना कि वो जाएगा, और अमेरिका इसमें इसलिए हस्तक्षेप कर रहा है क्योंकि नरसंहार और हत्यारा बेंजामिन नेतन्याहू को हम और आप खुलकर के कह रहे हैं, पर इस नरसंहार को बढ़ाने के लिए, हत्यारा बेंजामिन नेतन्याहू को बनाने के लिए हथियार देने वाला कौन था? वो था अमेरिका। और अमेरिका इस बात के लिए परेशान है, और जो बाइडेन इसलिए परेशान है कि अगर ये फैसला नेतन्याहू के खिलाफ आ जाता है, गलबैया करने तो जो बाइडेन ही पहुंचे थे
क्या आपके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और उस जुल्म ज्यादती में इजराइल ने जो बाइडेन का ऐसा फुद्दू काटा, या ये कहें कि आप अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस तरीके से जो बाइडेन बढ़ चढ़ करके गए, दे हथियार पे हथियार दिए जा रहे हैं, मिसाइलें दिए जा रहे हैं, बम दिए जा रहे हैं, वो सारी मिसाइलें, बम, हथियार जो हैं गजा के मासूम लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर लिए। वो हथियार आपके इस्तेमाल करने वाला इजराइल। और यहां अब पेच ये फंस गया है कि अगर इसमें इजराइल दोषी करार होता है तो दोषी अमेरिका भी होगा। और अमेरिका इसलिए भी दोषी होगा कि कुछ महीनों बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। और अगर ये फैसला नेतन्याहू के खिलाफ हो गया तो जो बाइडेन की छवि वैसे ही मिट्टी बिलीत हो चुकी है। रही बची कुची कसर कल निकल जाएगी अगर इजराइल के खिलाफ फैसला जाता है। तो अमेरिका की बेचैनी का सबब यह है कि भाई हम करें तो करें क्या। प्रेशर बिल्ड हमने कर लिया था, हमने हथियार इस्तेमाल कर लिया, अपनी दादागिरी जिस पर दिखाते हैं हम दुनिया में, क्योंकि डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत है, उसे नजरअंदाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अमेरिका नो डाउट बड़ी पावर है, बड़ा पूंजीवाद है, व्यापार में सबसे बड़ा है, वो सब चीजें मान ली जाएंगी। पर जब बात हक और हुकूक की आएगी, जब बात ताकत की आएगी, तो बेशक से आप अपनी ताकत हथियार सेना के दम पर लगाएं, पर एक ताकत दिमागी ताकत भी होती है, जो दिमागी मार अमेरिका और इजराइल को पड़ी है, इसकी भरपाई वो बरसों बरस तक नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने भी पहले कहा था कि राजनीतिक जनाजा कल हो सकता है कि फैसला इजराइल के खिलाफ आए और ये राजनीतिक जनाजे का अंत कल ही हो जाए। ये तमाम चीजों पर इसलिए भी नजर बनी हुई है और अमेरिका इसलिए भी बौखला रहा है। नदीम भाई, अब बात करते हैं जंग की। जंग में आज 109वां दिन है। बात हो रही है हिजबुल्लाह के अग्रेशन की। अब जो लाल सागर है उसमें भी अमेरिका हारता हुआ दिख रहा है। दिख क्या रहा है, हार ही चुका है वो वॉर, क्योंकि जितने ज्यादा वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है यमन उसे उतना ही ज्यादा खदेड़ता जा रहा है। कैसे देखा और समझा जा सकता है? खुशबू, अगर बात की जाए तो हमास में नो डाउट अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया है गजा की सरजमी से इजराइल ने। और इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए भी तमाम तरीके से प्रेशर बना रहा है कि वो जंग का दायरा बढ़ाए, इसलिए क्योंकि दोनों तरफ चुनाव होने हैं। जितना लंबा जंग चलेगा उतना चुनाव डिले होगा, और चुनाव डिले करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है अमेरिका और इजराइल के पास कि जंग में भिड़ जाओ। आज हमास से लड़ो, कल हिजबुल्लाह से लड़ो। अगर दोनों से आप हार गए तो कुछ नहीं बचा तो सीरिया इराक से लड़ो, और कुछ भी नहीं बचा तो ईरान से लड़ो, और फिर उसके बाद भी कुछ नहीं बना तो यमन को देखेंगे, क्योंकि यमन के खिलाफ तो 10 झुंड वाले देश इकट्ठा होकर के उसके ऊपर बम गिरा रहे। पर मैं तस्वीर वीडियो देख करके यमन के हूतियों की हैरान हूं कि वहां बम गिर रहे हैं और हूती जो हैं बराबर में एक जलसा चल रहा है, वहां नाच रहे हैं और साफ तौर पर ऐलान कर रहे हैं खुशबू के यमन यमन आगे बढ़ो, नारा लगा रहे हैं, यमन यमन आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो, अमेरिका इजराइल को खत्म कर दो, अमेरिका इजराइल ब्रिटेन के आतंकवाद को खत्म कर दो, फ्रांस के आतंकवाद को खत्म कर दो। ये एक बड़ी जिंदा दिली है कि मतलब जिस शहर में बम गिर रहे हैं उसी जगह लोग खड़े हो करके नाच गा रहे हैं। और अग्रेशन में आप 10 बम गिरा रहे हैं, यमन पलटवार में 2 से 3 बम गिरा दे रहा है, जिसमें सीधे सीधे आपके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। आप जो यमन के ऊपर बम गिरा रहे हैं उसमें आप सीधे सीधे लोगों को मार रहे हैं, पर यमन के हमलों में वो जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे आपकी पूंजीवाद की जो कमर है वो टूट जाए। अब आलम यह है कि कोई भी जहाज इजराइल की तरफ जाना नहीं चाहता। कारोबार जो है, बड़ा व्यापार जो है इजराइल के अंदर अमेरिका का लगा हुआ है। अमेरिका की आना मजबूरी है और अमेरिका अपने दम पर अकेले नहीं आ सकता, क्योंकि अपने दम पर वो कई जंग लड़कर के हार भी चुका है। वियतनाम लोगों के सामने आया, और लेटेस्ट अगर उदाहरण देखी जाए
तो 2021 की बात है। 2021 में दुनिया ने देखा कि कैसे लात मार करके अफगानिस्तान की सरजमी से तालिबान ने निकाला। और अब बात की जाए हिजबुल्लाह की तरफ, तो हिजबुल्लाह की तरफ अग्रेशन बढ़ा दिया है, यमन की तरफ अग्रेशन बढ़ा दिया है। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह भी पीछे हटने वाला नहीं है। आप हमला करते हैं हिजबुल्लाह के ऊपर और आप हिजबुल्लाह के ऊपर हमला नहीं कर रहे। जैसे गज्जा के अंदर आपने मजलूम लोगों को निशाना बनाया, उनके घरों को निशाना बनाया गया, वही अब वो कर रहा है। और आज ही फास्फोरस बम का जो जंग के भी एक नियम कानून होते हैं, और उस जंग के नियम कानून में बैन है कुछ बम, जो कि फास्फोरस बम जो है उसे पूरी तरीके से बैन कर रखा है। उसने गज्जा में भी इस्तेमाल किया, अब वो लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ और आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और जब ये बमों का इस्तेमाल हो रहा है तो हिजबुल्लाह सीधे सीधे जो है मेरोन बेस सबसे मजबूत माना जाता है, खुफिया सैन्य अड्डा है इजराइल का, उसके ऊपर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। पिछले 12 दिन 15 दिन पहले की बात की जाए तो उस बेस के ऊपर 62 मिसाइलें दागी। कल की बात की जाए तो उसने 17 मिसाइलें दागी और साफ तौर पर ऐलान किया कि इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं, उनके हथियारों के भंडार को भी हमने नष्ट किया। और जब हिजबुल्लाह का अग्रेशन देख रहे हैं तो ताकत दिखानी है। अब लेबनान बॉर्डर पर अब जो बड़ी बड़ी तोपें गज्जा की सरजमी पे निकाली थी, मार्कवा टैंक, वो ले जाकर के खड़े कर दिए हैं कि बस अब हम भिड़ेंगे, अब इसमें कुछ हमारे हाथ लगने वाला नहीं है।